वेलकम स्टूडेंट, स्टडी विद सैम में आपका पुनः स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वो है प्रक्षेपी प्रविधियाँ, जिसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक भी कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान में आप सभी को मालूम है कि जितने बेहतर ढंग से हम तथ्यों का एकत्रीकरण अगर करते हैं तो उस आधार पर एक अनुसंधानकर्ता विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। तथ्यों के संकलन में प्रायः अगर जिन विधियों को हम प्रयोग करते हैं उसको यदि इस तरह से 3 भागों में यदि हम बांटें तो पहला है आत्मनिर्धारण, जिसमें तथ्यों को प्रश्नावली या साक्षात्कार की प्रविधियों के द्वारा जाना जाता है। दूसरा जो हो सकता है निर्धारण मापनी, जिसमें व्यवहार की मात्रा व उसके श्रेणियों के क्रमों को दर्शाया जाता है, जैसे कि वह स्वभाव में अच्छा है या बुरा है, इस तरीके से। और तीसरी जो विधि है वो है प्रक्षेपी विधियां, जिनके माध्यम से हम व्यक्ति के आंतरिक छिपी हुई इच्छाओं की जानकारी इससे मिलती है। तो 3 प्रकार की विधियां हैं: आत्मनिर्धारण, निर्धारण मापनी और प्रक्षेपी प्रविधियां। प्रक्षेपी प्रविधि का आशय क्या है और इसकी खोज या इसको किसने इजाद किया था? प्रायः यह देखा जाता है कि जो सूचनादाता होता है सामान्य सूचनाओं की जानकारी जो है अनुसंधानकर्ता को बड़ी ही आसानी से दे देता है, पर कुछ ऐसे तथ्य जिसमें उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे तथ्यों को वो कई बार छुपाने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि हर एक व्यक्ति किसी भी घटना को अपने दृष्टि से अलग अलग उसकी व्याख्या करता है। यदि हम कहें कि उसके देखने का नजरिया अलग अलग, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण जो होता है वो अलग अलग होता है, और वही उसके व्यक्तित्व पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। जैसा एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, और ये उदाहरण आपने बहुत बार सुना होगा कि एक शराबी को मद्यपान छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा ये बतलाया जाता है उदाहरण देकर के, वो क्या करता है, ग्लास में कीड़े डालता है और उसमें वो अल्कोहल को डाल देता है और शराबी से पूछता है कि देखो क्या हो रहा है। तो वो शराबी ने बड़े ही अच्छे ढंग से ये उत्तर देता है कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, जबकि वह जो व्यक्ति था वो इसको ये समझाना चाह रहा था कि यदि अगर तुम इसी तरह से शराब पीते रहो तो तुम इस कीड़े की तरह क्या कर जाओगे, मर जाओगे। तो किसी भी घटना को लेकर के सभी का दृष्टिकोण जो होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। ये जो प्रक्षेपण जो शब्द है, प्रक्षेपण शब्द का सबसे जो पहला प्रयोग है वो मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड, जी हाँ, सिगमंड फ्रायड ने 1841 में किया था इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रक्षेपण का क्या अभिप्राय है? अगर हम अनुसंधान की दृष्टि में प्रक्षेपण की परिभाषा यदि हम जानना चाहें तो प्रक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भाव, विचारों, इच्छाओं, संवेगों, स्थायी भाव एवं आंतरिक संघर्षों का अन्य व्यक्तियों अथवा बाह्य जगत के माध्यम से उसको सुरक्षात्मक रूप प्रस्तुत करता है। यानी कुछ व्यक्तित्व से जुड़े ऐसी पहचान या व्यक्तित्व से जुड़े हुए ऐसे घटना चक्र जिसको व्यक्ति क्या करता है, समाज या अन्य लोगों से छिपा करके रखता है, उसको उजागर नहीं करना चाहता, उसको बताना नहीं चाहता है। तो अगर हम साधारण शब्दों में यदि हम देखें कि प्रक्षेपण का अर्थ होता है किसी भी छिपी हुई वस्तु या तथ्य का प्रकट होना। जी हाँ, प्रक्षेपण का अर्थ है किसी भी छिपी हुई वस्तु या तथ्य का प्रकट होना। फ्रायड कहता है कि मन के 3 पक्ष होते हैं। व्यक्ति के जो मन होते हैं उस मन के 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है चेतन। चेतन मन में छुपे हुए
तथ्यों को आसानी से पता लगाया जा सकता है। दूसरा है अवचेतन। अवचेतन मन के तथ्यों को बड़ी ही थोड़ी कठिनाई से जाना जा सकता है। और तीसरा जो होता है वो होता है अचेतन। अचेतन मन के तथ्यों को निकालना असंभव होता है, ऐसा साइकियाट्रिस्ट मानते हैं, ऐसे विचारक मानते हैं कि अचेतन मन की छिपी हुई इच्छाओं को निकालना बहुत ही असंभव होता है। फ्रायड ये मानता है कि व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है उसका 1/10 भाग जो होता है वो अचेतन होता है, जिसके विषय में व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसी अचेतन मन के भीतर जो भी इच्छाएं छुपी हुई हैं उसी को भी प्रक्षेपण प्रविधियों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, क्योंकि विश्लेषक ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये छिपी हुई इच्छाएं, ये दमित इच्छाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को समय समय पर प्रभावित करती रहती है। यदि हम इन इच्छाओं का पता अध्ययन न करें तो हम पूर्णतः या कहना चाहिए उस व्यक्ति का संपूर्ण अध्ययन हम नहीं कर सकते। इसीलिए इन दमित इच्छाओं का अध्ययन करना अनिवार्य माना जाता है। अब रही बात ये दमित इच्छाओं का अध्ययन किन माध्यमों से किया जा सकता है, इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, जैसे शब्द साहचर्य विधियां, रोसा शाही धब्बे का परीक्षण विधि, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि, जिसके द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन में छिपी हुई इच्छाओं का प्रयोग में इच्छाओं को बाहर निकाला जा सकता है। हम इस प्रक्षेपी प्रविधियों के अंतर्गत इन्हीं विधियों का क्रमबद्ध तरीके से क्या करते चले जाएंगे, अध्ययन करते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि व्यक्ति के मन के अंदर छिपी हुई दमित इच्छाओं को बाहर निकालने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं, ताकि अनुसंधानकर्ता एक स्पष्ट निष्कर्ष तक क्या कर सके, पहुंच सके। आइए देखते हैं कि प्रक्षेपी प्रविधियों की क्या विशेषताएं होती है। प्रक्षेपी प्रविधियों द्वारा व्यक्ति के संवेगों, गुणों, विचारों, अभिवृत्तियों के स्थायी भावों का अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्ति के अचेतन पक्ष का अध्ययन करती है। प्रक्षेपी प्रविधियों में जो विषय सामग्री होती है वह अनिर्र्थक होती है, इसीलिए कई बार सही और गलत प्रत्युत्तरों में अंतर हम नहीं कर सकते हैं। इन परीक्षणों द्वारा जो परीक्षक होता है उसका व्यक्तिकरण नहीं हो सकता, हम उसके साथ क्या नहीं हो सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते, है ना, हमारे अपने विचार उनके साथ जुड़ नहीं सकते। बाकी कई अध्ययनों में ये त्रुटि पाई जाती है कि हम अपने विचार को विषय के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यह विसंगति इसमें नहीं पाई जाती है। ये प्रविधियां वस्तुनिष्ठ होती है और इसीलिए अत्यधिक वैध और विश्वसनीय मानी जाती है। इन प्रविधियों के माध्यम से हम उस व्यक्ति का, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम विषय कहते हैं, हम विषय के संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। और इन प्रविधियों में जो भी हम सामग्री का प्रयोग करते हैं वह संरचित और असंरचित दोनों प्रकार की हो सकती है। और इस प्रविधि का जो प्रयोग है वह हम सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर इस प्रविधि का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रक्षेपी प्रविधियां कितने प्रकार की होती है, इसके क्या क्या प्रारूप होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रक्षेपी प्रविधियों में शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मनोनाटकी विधि, खेल प्रविधि, शाब्दिक प्रक्षेपण, स्याही के धब्बों का परीक्षण, बोध परीक्षण, और इसके अंतर्गत और भी इसका उपविभाजन किया गया है। तो आइए हम सबसे पहला देखते हैं शब्द साहचर्य परीक्षण विधि, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। यह सबसे अधिक प्राचीन विधि थी, जिसका प्रकाशन जो है अंग्रेज जीवशास्त्री गाल्टन महोदय ने सन 1879 में किया था। उन्होंने क्या किया, एक 75 शब्दों की एक सूची निर्मित की गई और जिनमें शब्द असंबंधित थे। ऐसा नहीं कि उन शब्दों के बीच कोई रिलेशन रहा होगा, असंबंधित तथ्यों की अपनी उन्होंने क्या कर दी, एक शब्द श्रृंखला, कितने शब्दों की, 75 शब्दों की निर्मित की गई थी। और उसको, उन शब्दों को विषय के सामने क्या किया जाता था, दोहराया जाता, बोला जाता था एक एक करके क्रमशः। और जैसे ही वह एक शब्द, पहला शब्द सुनता, उसके प्रत्युत्तर में विषय को दूसरा शब्द का उच्चारण करना होता था।
बाद में यंग महोदय ने मनुष्य के उन संवेगात्मक मनोग्रंथियों का पता लगाने के लिए शब्द साहचर्य विधि को विकसित किया, जिसमें यंग ने 75 की जगह 100 शब्दों की सूची बनाई और इन शब्दों को एक एक करके विषय के सम्मुख उसका क्या किया जाता था, उत्तेजक शब्दों का उच्चारण किया जाता था, बोला जाता था। जैसे ही विषय इस शब्द को सुनता, शीघ्रता से उस शब्द के प्रतिचार करे जो उसके मन में आए। जैसे मैंने पहला शब्द कहा मन, उसने कहा, विषय ने कहा तन, मैंने कहा खाया, उसने कहा पिया। तो इस तरह से उन शब्दों को दोहराने के बाद उसके मन में जो भी शब्द प्रतिचार करना उसको आवश्यक होता था। इस विधि में मुख्यतः 2 बातों पर आधारित थी। पहला कि विषय जो था उस शब्द के प्रतिचार में कौन सा शब्द कह रहा है, और दूसरा प्रतिचार करने में जो विषय है वो कितना समय लेता है। इन 2 चीजों पर मुख्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती थी और इस तरह से हम उसके मन की बातें धीरे धीरे करके शब्दों के प्रतिचार के माध्यम से उसके मन की बातों को निकालने का प्रयास करते थे। तो यह है प्रक्षेपण प्रविधि का पहला टेक्निक या पहला विधि, जिसको कि शब्द साहचर्य विधि कहा जाता था। दूसरा है चित्त साहचर्य परीक्षण। चित्त साहचर्य परीक्षण इस जो विधि का प्रयोग है वो जो छोटे बच्चे होते थे, छोटे बालक होते थे, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी रुचि आदि को जानने के लिए जो रोज विंग जो महोदय थे उन्होंने इस विधि को उत्पन्न किया था, विधि को स्थापित किया था, जिसको कि पीएफ स्टडी टेस्ट भी कहा जाता है। पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट इसका नाम है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएफ स्टडी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम चित्रों के माध्यम से बालकों के अचेतन मन में छिपी हुई खंडित इच्छाओं को हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं ताकि उसके व्यक्तित्व में क्या आ सके, सुधार आ सके। जैसे बचपन में कोई बच्चा किसी चीज को देख करके डर जाता है और ताउम्र वो डर उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। यदि कोई व्यक्ति, अगर कोई छोटा बच्चा पानी में यदि डूबता रहता हो और बच जाता है, पर उसको ताउम्र पानी से हमेशा क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। उसी प्रकार बचपन में हम जो कहानियां बच्चों को सुनाते हैं भूत प्रेत की या किसी तरह की, तो वह डर भी जब बच्चे के मन में घर कर जाए तो उसको बाहर निकालना बहुत ही कठिन होता है। तो इस तरह से हम चित्त साहचर्य परीक्षण विधि के द्वारा छोटे बालकों के मन की इच्छाओं को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तीसरा आता है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस, ठीक है, कंप्लीटेशन टेस्ट जिसको कहा जाता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण में क्या किया जाता है, अपूर्ण वाक्य दिए जाते हैं और परीक्षणकर्ता जो होता है वह अधूरा वाक्य बोलता है और विषय को उसे सुनकर तुरंत उस वाक्य को पूरा करने का प्रयास करना होता है। उदाहरण के लिए यदि मैं कहती हूं कि मैं सफलता का अनुभव करता हूं जब, अब सामने वाला जो हमारा विषय है, जिसके हम इच्छाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसको इस शब्द की पूर्ति करनी होती है। मान लो वो कहता है कि मैं सफलता का अनुभव करता हूं जब मेरा परिवार मेरे साथ होता है। दूसरा, जैसे मेरी असफलता, वो हो सकता है ये उत्तर दे कि मेरी असफलता का मुख्य कारण ये घटना है जिसके कारण मैं असफल रहा। जैसे कि अभी हाल में आपने देखा होगा सुशांत सिंह का जो केस था, उसमें लोगों ने बतलाया कि सुशांत सिंह अपनी माँ से बहुत अटैच था, है ना। तो ये चीजें कैसे पता चला कि वो अपनी माँ से बहुत अटैच था, तो उसके द्वारा जो सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए या अन्य प्रकार की ऐसी घटनाएं जिन्होंने इस बात को साबित किया या इस बात को दिखलाया कि वो अपने माँ से बहुत अटैच था, वो अपनी माँ को बहुत मिस करता था, है ना। तो इस तरह से इसके माध्यम से व्यक्ति की हम आवश्यकताओं, इच्छा, रुचि आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है मनोनाटकी विधि, साइकोड्रामा मेथड। इस विधि के द्वारा बिना पूर्व तैयारी के हम नाटक प्रस्तुत करके अथवा खिलौने आदि को सजा करके कोई दृश्य उपस्थित करके इस तरह का
का कोई परीक्षण आयोजित कर सकते हैं जिससे प्रयोज्य के व्यक्तित्व के अचेतन पक्ष का अध्ययन किया जा सकता है। मनोनाटकीय विधि के लिए मैं उदाहरण दे सकती हूँ। आपने एक फिल्म देखी होगी ओम शांति ओम, जिसमें ये शक था कि कातिल कौन है और कातिल को पकड़ने के लिए फिर से उसी ड्रामा को रचा गया और अंत में वह कातिल स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि मैंने उसकी हत्या की है। ठीक है, तो इस तरह से हम नाटकों के माध्यम से भी उन व्यक्ति के अंदर की दमित इच्छाओं को बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। फिर आता है अगली जो विधि है वो है खेल प्रविधि, प्ले टेक्निक्स। खेल प्रविधि द्वारा व्यक्ति व बालकों की समस्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। बालक किस प्रकार का खेल पसंद करता है, कैसे उनके साथ अपना समायोजन बिठाता है ना, इन सब के द्वारा हम उनकी भावनाओं को, उनके व्यक्तित्व का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अरे ये तो बंदूक के साथ खेलता है, बड़ा होकर फौजी बनेगा। अरे ये तो गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलती है, ये इसके साथ खेलता है तो ये आगे चल करके ये बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम खेल प्रविधि के द्वारा भी एक बच्चे के मनों को, उसके पसंदों को, हम पसंद और नापसंदों को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो यह है खेल प्रविधि। फिर आता है शाब्दिक प्रक्षेपण, वर्बल प्रोजेक्टेशन टेस्ट। यह विधि जो है वो व्यक्ति के अचेतन मन में छिपी हुई आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, उनके अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को प्रकट करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है एक विधि स्याही के धब्बों का परीक्षण, इंक टेस्ट। इसके अंतर्गत दो लोगों की विधियां सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है। इसका उद्देश्य प्रायः, दोनों की विधियों का उद्देश्य प्रायः समान ही है, उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। पहला कहलाता है होल्जमैन स्याही के धब्बों और दूसरा कहलाता है रोशा परीक्षण, रोशा स्याही धब्बों का परीक्षण। इन दोनों में रोशा स्याही धब्बों के परीक्षण की विधि का प्रयोग सबसे अधिक बार ज्यादातर किया जाता है। सन 1921 में स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे हरमन रोशा, उन्होंने इस विधि का क्या किया था, विकास किया था। यह प्रक्षेपी विधि जो है व्यक्तिगत मापन में सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के अचेतन मन की स्थिति को स्याही के धब्बों से बनी हुई आकृति के द्वारा जाना जाता है। आइए हम देखते हैं कि इसका परीक्षण कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या युक्ति अपनाई जाती है। रोशा स्याही धब्बों के अंतर्गत 10 मानकीकृत कार्ड होते हैं, जिनमें 5 कार्ड जो होते हैं वो काले रंग के, ठीक है, और 5 जो होते हैं सफेद रंग के, है ना। 5 काले व सफेद रंग के कार्ड होते हैं और 5 जो होते हैं वो विभिन्न रंगों के कार्ड होते हैं। एक कार्ड पर क्या किया जाता है, स्याही के कुछ बूंदें डाली जाती है, उसको बीच से क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है। उसके बाद उसको सूखने के बाद उसको खोल दिया जाता है। इस प्रकार उन मानकीकृत कार्ड में बनी हुई आकृतियों को एक एक करके विषय के समक्ष दिखाया जाता है। कार्डों पर जो चित्रित आकृति बनती है उसको दिखा करके उन आकृतियों का उनको क्या किया जाता है, विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है। जैसे इसके अनुसार विभिन्न पशु है, व्यक्ति है, वस्तु है आदि की कल्पना वह उन कार्डों में बने हुई आकृति से कर सकता है। इस प्रकार हम उसको एक प्रकार से अप्रत्यक्ष उत्तेजना उसको देते हैं, जिसके द्वारा वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अब दी गई प्रतिक्रिया को हम अंक के माध्यम से उसका क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा निर्देशन भी है जिसमें हम भिन्न भिन्न निष्कर्ष के अंतर्गत निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक यहाँ पर कार्ड ले लिया और इसके ऊपर मैं एक स्याही की कुछ मैं बूंद यहाँ पे टपकाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये बूंद हमने टपकाया और इसको हम क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं।
और मोड़ने के बाद अब हम इसको खोलते हैं और हम कहते हैं कि बताइए कि ये क्या बना हुआ है। तो देखिएगा, इस स्याही की बूंद से कुछ जानवर की प्रतिकृति मुझको समझ में आ रही है। आपको क्या समझ में आ रही है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो इस तरीके से 10 कार्डों में हम इसी प्रकार की स्याही की बूंदें गिरा करके उन निर्मित आकृतियों को, विषय को दिखाते हैं और दिखा करके फिर उसको हम क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण कैसे किया जाता है? यदि उस विषय को धब्बों में समग्र चीजें दिखाई देती है, कहीं पर पशु पक्षी पेड़ पौधे अगर दिखाई देता है तो हम मानते हैं कि उसमें व्यक्तित्व के संकलन की योग्यता है। ठीक है। यदि विषय को धब्बों में केवल मानव की आकृति दिखाई दे तो हम कहते हैं कि उसमें कल्पना की प्रधानता है, और यदि विषय को धब्बों में पशुओं की आकृति अधिक दिखाई दे तो हम कहते हैं उसमें बौद्धिक स्तर की योग्यता मानी जाती है। और इस प्रकार से उसका क्या किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है। इस परीक्षण को व्यक्तिगत रूप से विषय पर प्रशासित किया जाता है, यानी उसको यूज किया जाता है। और परीक्षण की प्रतिक्रियाओं का क्या बोलते हैं, परीक्षण जो है वह किस आधार पर किया जाता है? इसके 3 चरण हैं। पहला है स्थान, प्रत्युत्तर निर्धारण, और तीसरा है विषय वस्तु के अंतर्गत। इन आधार पर हम उसका परीक्षण कर लेते हैं। पर यह जो है थोड़ा कठिन मेथड है। यह परीक्षण सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना असंभव है। जो इसके ज्ञाता हैं, अनुभवी हैं, वही इस रोशा स्याही धब्बे का परीक्षण बेहतर ढंग से करके निष्कर्ष निकाल सकता है। अब आता है सबसे अंतिम बोध परीक्षण, जिसको कि 2 भागों में हम बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला कहलाता है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। मार्गन और मरे ने सन 1935 में इस टेट इसका नाम दिया गया है, इस विधि का प्रयोग किया गया था। यह जो परीक्षण है इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रायः सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपने स्वयं को क्या कर लेता है, मिला लेता है, तथा अपने अंदर छिपी हुई जो इच्छाएं होती हैं उसको वो काल्पनिक कहानी का सहारा लेकर के उसको अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घटना हमारे ऊपर घटी हुई होती है, पर जब हम किसी को उसको बताते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक बार मेरा दोस्त वहां गया था तो उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, या मेरी सहेली के साथ ये घटना घटी। जबकि घटना किसके ऊपर घटी होती है, स्वयं के ऊपर। पर चूंकि हम कुछ मर्यादाएं होती हैं जिसके कारण हम खुले तौर पर उन घटनाओं की चर्चा हम अपने ऊपर लेकर के नहीं कर सकते, उसको छिपाते हैं। तो इस प्रकार की प्रविधि का भी हम परीक्षण कर सकते हैं। इस परीक्षण में क्या किया जाता है, इस परीक्षण की क्या विधि है? तो इस परीक्षण में कुल 30 मानकीकृत कार्ड वाले, चित्रों वाले कार्ड होते हैं, और 30 कार्ड में एक कार्ड है वो क्या कर दिया जाता है, खाली रख दिया जाता है। सभी चित्र अर्ध संरचित होते हैं, पूर्णतः संरचित नहीं होते हैं, अर्ध संरचित होते हैं। इन 30 कार्डों में 10 कार्ड लड़कों या पुरुषों के लिए होता है, 10 कार्ड महिला व स्त्रियों के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है, और 10 कार्ड जो होते हैं महिला व पुरुषों दोनों के लिए होता है। और इन चित्रों का जो वर्गीकरण है वो आयु के आधार पर किया जाता है। अब क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है वह विषय को एक एक चित्र क्रम से दिखाता है और दिखा करके उससे कहता है कि इन चित्रों को देख करके आप कुछ कहानी लिखिए। कहानी लिखने का उसको क्या करता है, आदेश देता है। अब उसमें चित्रों में प्रदर्शित घटना जो हो रही है उसके पूर्व में क्या स्थिति रही होगी, वर्तमान में क्या रहा होगा, कौन कौन से लोग क्या सोच रहे होंगे, इस घटना का क्या परिणाम होगा, आदि ऐसे करके हम उनसे कहानियां लिखवाते हैं, छोटी छोटी कहानियां उससे लिखवाते हैं।
हम प्रत्येक कार्ड के लिए विषयी को 5 मिनट का समय दिया जाता है और सबसे अंतिम में उस खाली कार्ड को विषयी से लिखवाया जाता है। विषयी को वो खाली कार्ड दे करके यह निर्देशित किया जाता है कि सारे कार्डों के चित्रों को देखने के उपरांत आप क्या सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है उसी को उस खाली कार्ड में आपको क्या करना है, लिखना है। तो इस प्रकार से हम उस व्यक्ति के गहराइयों में छिपी हुई इच्छाओं का, व्यक्तित्व का हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से अचेतन मन की छिपी हुई इच्छाओं को बाहर निकाला जा सकता है, पर यह प्रक्रिया भी काफी लंबी है। एक व्यक्ति के अध्ययन में कम से कम 1 घंटे का समय लग जाता है और यह कार्य भी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति इसका अध्ययन उपयुक्त ढंग से नहीं कर सकता। अब इसी के अंतर्गत दूसरा आता है बालक बोध परीक्षण। जैसे कि आपने अभी टेट परीक्षण देखा, से वैसे के वैसे ही यह परीक्षण होता है, पर यह जो परीक्षण है वह किसके ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, बालकों के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उनके बोध का परीक्षण करने के लिए इसको CAT कहते हैं और जो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण है उसको TAT कहते हैं और बालक बोध परीक्षण है उसको CAT कहते हैं। और 1948 में लियोपोल्ड बैलक ने इसको निर्मित किया था। बाद में जो उमा चौधरी ने इसका भारतीकरण कर दिया था और इसमें 10 चित्रों के कार्ड होते हैं जो जानवरों के होते हैं, है ना, बच्चों के परिवार से संबंधित होते हैं, स्वच्छता से संबंधित होते हैं और इस प्रकार की समस्याओं का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो पहले कार्ड में 30 कार्ड होते हैं, जबकि बालक बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, 10 ही कार्ड होते हैं और इसके द्वारा बालकों के अचेतन मन में छिपी हुई समस्याओं को उभारने के लिए इस परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह है प्रक्षेपी प्रविधियों के वो सारे तरीके जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर छिपी हुई इच्छाओं को बाहर निकालने का क्या किया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है। ऐसी दमित इच्छाएं जो मनुष्य के अचेतन मन में दबी हुई होती है। अब हम इसका मूल्यांकन देखें तो हम पाते हैं कि ऐसी स्थितियां जहां पर उत्तरदाता अपने तथ्यों को छुपाने का प्रयास करता है तो केवल एकमात्र साधन बचता है, वह है प्रक्षेपी प्रविधियां, जिसके द्वारा व्यक्ति के आंतरिक दमित इच्छाओं को बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दबी हुई इच्छाएं मनुष्य के व्यवहार को हमेशा उद्वेलित करती रहती है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष ढंग से उनके व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव दिखलाई देता है। ठीक है, तो इसलिए प्रक्षेपी प्रविधियों का प्रयोग हम अनुसंधान कार्य में कर सकते हैं। प्रक्षेपी प्रविधियों की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या सीमाएं हैं? सबसे पहली बात तो इसके लिए जो अध्ययन का जो विषय सामग्री की संरचना करना है वो बहुत कठिन होता है ना, क्योंकि हर आयु वर्ग के लिए अलग मानकीकृत कार्ड का निर्माण करना होता है। ठीक है, यदि आपने अध्ययन कर लिया, उनका इस्तेमाल कर लिया, तो उससे प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करना, गणना करना, उसकी व्याख्या करना भी बहुत कठिन होता है। इन परीक्षणों के संचालन में समय भी अधिक लगता है। कभी कभी जो विषय होता है वो क्या हो जाता है, थक जाता है और थकने के बाद वो फिर गोलमोल उत्तर देने लगता है या वो अनुसंधानकर्ता के साथ सहयोग नहीं देता। ऐसे समय में सही जानकारी जो है वो बाहर निकल करके नहीं आती और विषय का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। आपने देखा होगा जो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण जिसमें 30 कार्ड होते हैं और 30 कार्डों को 1 घंटे का समय लगता है, उससे अधिक भी लग सकता है। तो यह प्रक्रिया काफी लंबी है। इसमें हो सकता है विषय जो हो वो बोझिल महसूस करे और सही जो सही आकलन, जो सही परीक्षण है वो उसमें हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो
और इसके द्वारा जो है वो अचेतन और अवचेतन दोनों पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है, और कभी कभार ये दोनों पक्षों का सम्मिश्रण भी हो जाता है, जिससे कि सही निरीक्षण या सही परीक्षण व्यक्ति के व्यक्तित्व का कर पाना असंभव होता है। ठीक है, और इसके द्वारा इसकी विश्वसनीयता, हम कहते जरूर हैं कि यह बहुत वैध और विश्वसनीय है, पर जरूरी नहीं है कि यह इसके द्वारा जो जानकारी बाहर निकल करके आए वो 100% सही हो, यह भी हम कह सकने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से किन्हीं जगहों पर अनुसंधान में किन्हीं जगहों पर प्रक्षेपी प्रविधियों का बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है, और अनुसंधान कार्य में प्रक्षेपी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों का प्रयोग खास तौर पे उस जगहों पे किया जाता है जहाँ पर मनोविश्लेषणी जो अध्ययन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का गहन अध्ययन जहाँ पे करना हो, वहाँ पर प्रक्षेपी प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा है यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर आपकी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी।